हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जय हिंद आपको। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया सर। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, और वो कनाडा जहां पर खालिस्तान फल फूल रहा है, इसी बीच उनका विमान खराब हो जाना, 2 दिन तक दिल्ली में ही उन्हें रुकने पर मजबूर होना, कनाडा में भी आलोचना और भारत के साथ रिश्ते नरम भी और गर्म भी। किस प्रकार से कनाडा भारत के रिश्तों और बीच में जस्टिन ट्रूडो को देखेंगे आप? जी, मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा कि हमारे ताल्लुकात जितने भी राष्ट्र हैं सबसे अच्छे रहें जी। केवल चीन और पाकिस्तान को तो मैं आई गिवन अप, मैंने छोड़ दिया है कि भाई ये तो अलग ही आइटम है जी। बाकी चाहे कनाडा हो या कोई भी, और मैं चाहूंगा कि हमेशा हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहें, क्योंकि इतिहास में भी अच्छे रिश्ते रहे थे। तो जी हाँ, जब वो जस्टिन ट्रूडो साहब का जब जहाज में तकनीकी खराबी आती है और वो रुकते हैं हिंदुस्तान में, वो अपने बेटे के साथ आए थे, उनका बेटा भी उनकी तरह हैंडसम है, मैं ये बोलूंगा। जी। तो मैं कहूंगा कि ये एक ऊपर से ही भगवान की तरफ से एक मौका था हिंदुस्तान और कनाडा को अपने डिफरेंसेस आयन आउट करने का। ओके। माफ कीजिए साहब। तो जो डिफरेंसेस हैं, जो नरमी गर्मी जो भी हमारे पे रही है, वो एक ऐसा मौका कुदरत की तरफ से दिया गया कि भाई ठीक है, आप फेस टू फेस बात करते हैं तो हो सकता है कि इसमें कुछ बात अच्छा टाइम यूटिलाइज करें। तो मैं उसको एक तरीके से पॉजिटिवली ऐसे देखता हूँ राजेश जी। ठीक है सर, लेकिन जिस प्रकार से जब जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, खालिस्तान का मुद्दा उठा, तो उसके बाद बैकफुट पे भी जस्टिन ट्रूडो दिखाई पड़ रहे थे। तो ये कितनी बड़ी चुनौती खालिस्तान, और क्या वो कारण जिस कारण जस्टिन ट्रूडो चाहकर भी या ना चाहकर भी खालिस्तान पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, ये खालिस्तान पे तो लगाम लगाना ही होगा हर किसी को। ये पन्नू साहब कुछ बोलते हैं वहां से, तो ये कुछ भी देखिए, खालिस्तान के जो भी सपने देख रहा है, चाहे भलाई कनाडा में बैठ के, कनाडा में भलाई कहीं भी बैठ के, जी। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो भैया। है, कनाडा में रह के वहां पे अच्छी कॉफी पियो, वहां की हवा खाओ, कहो तो हम भी पकौड़े भेज देंगे, कोई बात नहीं यहाँ से। लेकिन उनको जो भी खालिस्तान के लोग हैं वो बंद कर दें। अब जस्टिन ट्रूडो साहब को, उनकी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेन एंड सिंपल उग्रवाद है। और जो खालिस्तान के लोग हैं जो चाह रहे हैं खालिस्तान, वो बदनाम कर रहे हैं पूरी सिख कम्युनिटी को, क्योंकि हम जानते हैं सिख कम्युनिटी जो है, हमने देखा है राजेश जी, आपने और फौज में इतने पेट्रियोटिक, इतने देशभक्त, इतने जज्बे वाले हमारे सरदार दोस्त हैं, हमारे सिख दोस्त हैं। अब ये जो एक तबका है जो खालिस्तान चाह रहा है, यही लोग ख्याली पुलाव देखते हैं और बदनाम करते हैं। और जस्टिन ट्रूडो को तो भैया इस पे लगाम लगानी ही होगी। ठीक है मोहम्मद अली शाह सर, भारत को मिटाने वाले मिट गए, शायद गुरुपंत सिंह पन्नू को अभी समझ नहीं आया है। बिल्कुल राजेश जी, ये खाली बर्तन जो होते हैं ना, आपने किचन में देखा होगा अक्सर, जो खाली बर्तन होंगे वो बहुत टंग 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 आवाज करेंगे। जिनमें कुछ भरा हुआ रखा होगा वो आवाज नहीं करेंगे, वो रखेंगे, आप उनको फ्रिज में रख देंगे। और जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं है, आपने गौर किया होगा इस बात को। और जो काटते हैं वो खामोशी आगे काट जाते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो पन्नू का भी यही है हिसाब बस। और देखिए, खुल के आतंकवादी आतंकी धमकी दे रहा है, कह रहा है हम आ रहे हैं आपके लिए, हम आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को चैलेंज करेंगे। क्या मजा है? दम नहीं है इन लोगों में, दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, ये लो, मैं अभी बैठ के नेशनल टेलीविजन चैनल पे मैं चैलेंज करता हूं, आ जाओ, पहले मेरे से निपटो, एक आदमी से निपटो, पहले देखता हूं मैं। कदम तो रखो हिंदुस्तान के अंदर। मेन तो यह है कि कदम तो रखो। आप कनाडा में रह के, अमेरिका में रह के धमकी दे सकते हैं, आप भारत तो आइए पहले। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। क्या ये क्योंकि कनाडा से सब कुछ है, ऑर्गेनाइज हो रहा है सर, इसलिए मेरी पहली खबर भी यही थी कि क्या जस्टिन ट्रूडो इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये
कनाडा भी क्या पाकिस्तान की तरह 1980 में जो पाकिस्तान था, क्या कनाडा भी उसी तरफ बढ़ रहा है? इसे ये नहीं समझ में आ रहा कि जिन्हें ये पाल रहा है वो आने वाले वक्त में उसी के लिए भस्मासुर साबित होंगे। नहीं, समझ तो वो बहुत खूब रहे हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, हर कोई समझता है और ये लोग इनको देख भाप भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे पोजीशन पे जो राजनेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो उनको मायने नहीं रखती कुछ भी चीज, उनको मायने रखती है केवल अपनी कुर्सी। ओके। हम सत्ता में कैसे बने रहे, कुर्सी कैसे गर्म रखे रखे रहे, और भलाई दुनिया जहां में जा भी हो रहा है भाड़ में जाए, कोई खुश है हमसे तो हम उनको और खुश करें, हमको वोट तो मिलेंगे कम से कम, हमको एक पॉलिटिकल माइलेज तो मिलेगी। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि राजनीति में जो कहीं पे भी देश, कहीं पे भी वो लोग आते हैं, कई बार हर बार तो नहीं मैं कहूंगा, पर कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हमारी कुर्सी बस सत्ता में कैसे बनी रहे, बरकरार कैसे रहे, बस एक कुर्सी का ही सारा खेल है जी। सर, भारत में आए, भारत की तारीफ भी की, वापस तुर्की चले गए तो कहा कि अगर आपको यूरोप जाना है, आपको कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है तो हमारे रास्ते से ही गुजरना होगा। किस प्रकार से तुर्की की इस बौखलाहट को देखें कि क्या तुर्की का नाम शामिल नहीं है, ये वजह है, या फिर कुछ और कारण आपकी नजर में है? पहली बात तो जी हाँ, तुर्की का नाम शामिल नहीं है, एक वजह ये भी हो सकती है। इसके अलावा और वजह ये है कि अपनी दादागिरी आप जमाएंगे, अपनी इंपॉर्टेंस आप शो करेंगे कि भाई हमारा नाम शामिल नहीं है, हम ये दिए हैं तो ठीक है, हम ये नहीं होने देंगे, अपनी मनमानी चलाएंगे, अपनी दादागिरी चलाएंगे आप। तो उसी तरीके से ये मालूम है जो ये बड़ा कॉरिडोर हो रहा है, 8 राष्ट्र, आप देखिए कहां से कहां पे कनेक्ट कर पाएगा, पूरा ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट कर पाएगा बड़े अच्छे से, बड़े बड़े देशों के थ्रू कॉरिडोर ये जाएगा ये। बल्कि एक छोटा सा वीडियो आज बड़ा वायरल हुआ है, तकरीबन 50 सेकंड का, जहाँ पे सरल तरीके से इस कॉरिडोर के बारे में समझाया गया है, और पहले शेप बोर्ड उस तरीके से वो दिखाया है कैसे वो जा रहा है। तो जी हाँ, तुर्की को लगता है कि अब हम पे निर्भर है ये पूरा कॉरिडोर, हमारे थ्रू जाना ही पड़ेगा, हम अपनी मनमानी जताएं, हम अपनी इंपॉर्टेंस जताएं, बस यही वाली बात है। और कुछ नहीं। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, किस प्रकार से नॉर्थ कोरिया और रूस के रिश्तों को देखें? 4 साल बाद किम जोंग उन ने अपना घोंसला छोड़ा है और जाके पुतिन के घोंसले में पहुंचे हैं। दोनों तानाशाह, किस प्रकार से क्या फ्यूचर है, कौन सी वो अहम डील है जो हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इन्होंने अपना घोंसला छोड़ा है बहुत टाइम के बाद, और ये इधर आके पुतिन साहब के घोंसले में पहुंचे हैं कि भाई दोनों तानाशाह। आप देखिए कॉमन बात ये है, अब देखिए नॉर्थ कोरिया तो बाज नहीं आने वाला है, वो टेस्टिंग करेगा, बदतमीजियां करेगा, और बदतमीजियां वो सीखता है चीन से, तो बात ऐसी बाज तो आएगा नहीं। हमको और कोई उपाय इनको काउंटर करने का दुनिया को, हम मतलब यानी कि पूरी दुनिया को सोचना होगा, क्योंकि ये चाहेगा कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ उनके साथ अपना वो तालमेल बिठा के, अपना कुछ रणनीति जमा के, अपने कुछ आगे बढ़े अनएथिकल मीन से। तो अनएथिकल चीजें ज्यादा लंबा रहेंगी नहीं, तो उस तरीके से और कोई एक रणनीति सोचनी पड़ेगी इनको काउंटर करने के लिए। जी, 2 खबरें बड़ी अहम सामने आ रही हैं कि पुतिन नॉर्थ कोरिया से हथियारों की मांग कर सकते हैं, कुछ सैनिकों की मांग कर सकते हैं, और साथ में बदले में अनाज जो है वो नॉर्थ कोरिया को दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से वहां पर अकाल पड़ा हुआ है। तो क्या वाकई ऐसा संभव है? हाँ, संभव तो है, ये ऐसी बात नहीं है कि नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसी बात सामने आई, ये स्पेकुलेशन है केवल, लेकिन उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है जी। अगर नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वो बदतमीज है, मैं वो बताया कि वो टेस्टिंग करता है, टाइम टू टाइम मिसाइल की टेस्टिंग करता है, अब टेस्ट करके वो रेडी रखा हुआ है अपने मिसाइल, तो हो सकता है कि अब रूस भी शायद हो सकता है उन मिसाइल्स का प्रयोग ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली उनकी तालमेल इसमें बन सकती है। ठीक है, मोहम्मद अली शाह सर से इन चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। सर, ये जो मल्टीनेशन अभ्यास होता है, तमाम देश पहुंचते हैं अभ्यास में, इसमें क्या कुछ सीखने को मिलता है? इसमें राजेश जी बेस्ट फ्लाइंग प्रैक्टिसेस, उसके बाद जो बेस्ट तरीके जो आपके पास प्रैक्टिस होती है कि आपके अन्य देशों के पास
आप क्या आप उपाय लगाएंगे हर एक से, क्योंकि हर एक से सीखने को मिलता है। तो उसी तरीके से बेस्ट फ्लाइंग प्रैक्टिसेस, फ्लाइंग सेफ्टी और भी, तो ये इस पे सिखलाई पे इस पे कभी खत्म नहीं होती। जितनी ड्रिल्स करेंगे हर बार हर ड्रिल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल इसमें तो ये है कि बेस्ट फ्लाइंग प्रैक्टिसेस को मैं और देखता हूँ भारत और मिस्र मेनली। के तो मैं संबंधों उस को अगर मैं समझना चाहूं तो कितना जरूरी है, क्या इन दोनों देशों के रिश्तों का फ्यूचर है? जी देखिए, हिंदुस्तान के रिश्ते किसी से भी हो, जैसे कि हम बात करते हैं इजिप्ट से। इजिप्ट से प्रेसिडेंट नासिर जो इजिप्ट के थे, उनने और जवाहरलाल नेहरू ने रिश्ते पुख्ते किए। और हमने हाल ही में जी 2 एक साल पहले आईएनएस तपार इंडियन नेवल शिप वहां पे भेजी थी। जी तो वहां पे साथ में ड्रिल्स हुए, साथ में सीखने को मिला। बस ठीक उसी तरीके से जब जैसे कि हमने एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी किया था यूएई में, एक वेस्ट में भी किया है। तो ये जब हम ऑपरेशंस करते हैं, ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं, इसमें बेस्ट फ्लाइंग प्रैक्टिसेस, हमेशा एयरफोर्स का स्टेटमेंट आया है कि बेस्ट फ्लाइंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जी होती हैं। ठीक है। एक तो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से सर के पास चलेंगे। सर, न्योमा एयरफील्ड एयर स्ट्रिप जो है उसका विस्तार किया जाएगा, किस प्रकार से भारत के इस कदम को आप देखेंगे? चीन का काउंटर करने में कितनी मदद मिलेगी? धीराज जी, ये इलाका जो है, ये आपने बड़े अच्छे से अपने टाइम पे फौज में आपने पेट्रोल किया हुआ है, पूरा आपको इसके बारे में बड़े अच्छे से समझ है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वही एरिया है जो चीन जो है, पूरा जो 3488 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये पास नहीं आएगा चीन। वो बार बार अपना वहां पे कुछ ना कुछ क्या तो कंस्ट्रक्शन चलाएगा। अब बात ऐसी है कि हम उनको काउंटर करने के लिए हम भी वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। हम क्यों जो बैठे रहे? जी पहले एक जमाना था जब हमने ये बोल के कि अरे यहाँ पे एयरफील्ड मत बनाओ, यहाँ पे स्कूल मत बनाओ, यहाँ पे रेलवे ब्रिज मत बनाओ, चीन आगे कब्जा कर लेगा, चीन हथियार लेगा और चीन इस्तेमाल करेगा। तो इसी डर से, इसी सोच से हमने वहां पे कई सालों तक हमने कोई कंस्ट्रक्शन करा नहीं, कोई जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी नहीं। लेकिन हम नेगेटिव क्यों सोचे कि चीन आके हथियार लेगा, वो हमसे ले लेगा, हम हमारा घर उनका घर। पर वो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो परसेप्शन है, जी इसी बात का वो फायदा होता है।